हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और इस पाठ के लेखक का नाम है नागार्जुन। बच्चों, लेखक ने इस पाठ में हिमालय की बेटियों की चर्चा की है। हिमालय पर्वत को इस पाठ में लेखक ने पिता के रूप में दर्शाया है और हिमालय पर्वत की बेटियां नदियों को कहा है। लेखक ने हिमालय को मानव के रूप में रूपांतरण किया है, मतलब हिमालय का मानवीकरण किया है और नदियों को भी मानव के रूप में ही दर्शाया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक नदियों के बारे में कह रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था, मुझे वो शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत क्या है? सुसंस्कृत महिला, कुलीन महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक को वो एक सुसंस्कृत महिला की तरह प्रतीत होती थी और उनके प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह नदियों की धारा में डुबकियां स्नान किया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर चढ़ा, लेखक को जब वहां हिमालय पर घूमने का मौका मिला, वहां पर जाने का मौका मिला, तो लेखक को वो नदियां किसी और ही रूप में दिखाई दी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक हैरान थे कि ये दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज जो है, जो जब मैदानी इलाकों में आती हैं तो विशाल हो जाती हैं, और इनको जब नदियों को जब पहाड़ों में देखते हैं तो पहाड़ों में वो जगह बनाती हुई, इठलाती, बल खाती, मचलती हुई चंचलता के साथ रास्ता बनाकर आगे बढ़ती जाती हैं। इनका उछलना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। लेखक कह रहे हैं जब पहाड़ों में से जब ये मैदानी एरिया में जब जाती हैं तब इनका ये कहाँ उछलना कूदना, इनका कहाँ गायब हो जाता है? वहां जाकर ये शांत होकर बहती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, विस्मय मीन्स अचंभित नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी पुष्प को, किसी कली को देखता हूँ, जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मुझे इतना आश्चर्य, कौतूहल, आश्चर्य और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। इनकी बाल लीला क्या है? हिमालय को इनका पिता बताया है, लेखक ने दर्शाया है पिता के रूप में। और नदियां फिर क्या हुई? नदियां पहाड़ों में से ही निकलती हैं, पर्वतों में से ही निकलती हैं, तो नदियों को उनकी बेटियां बताया है हिमालय की। तो उनकी बाल लीला बताया है, कैसी इठलाती, बल खाती, मचलती हुई जब पहाड़ों में से वो नीचे मैदान में आती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक कह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं, ये पहाड़ों में से होती हुई कहाँ भागी जा रही हैं, कहाँ जाकर ये रुकेंगी, इनका लक्ष्य क्या है, और इनको किसने बेचैन कर रखा है कि अपने महान पिता का, हिमालय का प्रेम पाकर भी इनका जो हृदय है अतृप्त है, असंतुष्ट है। अतृप्त मीन्स असंतुष्ट है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास बुझाएगा? ये कहाँ जाकर कहाँ मिलना चाहती हैं?
बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदूर, आदित्यकाएं। आदित्यकाएं क्या होती हैं? पहाड़ के ऊपर का समतल भाग जिसमें वनस्पतियां नहीं होती। सरसब्ज क्या है? हरी भरी। और उपत्यकाएं क्या है? घाटी। सब सरसब्ज उपत्यकाएं मीन्स हरी भरी घाटी। ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो लेखक नदियों के बारे में कह रहे हैं कि वो पहाड़ों में से होती हुई, हरी भरी घाटियों में से होती हुई, इटलाती बल खाती हुई, बाल लीलाएं करती हुई जब ये दूर चली जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये ऊपर से निकलती हैं हिमालय की गोद से और ये घाटियों में से होती हुई, पहाड़ों में से होती हुई जब ये नीचे आती हैं, जब ये पेड़ों जंगलों में पहुंच जाती हैं तो शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिलता होगा। इन्हें पिछली बातें याद आती होंगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। लेखक कह रहे हैं कि बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सोचता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। हिमालय तो शांत खड़ा है, हिमालय शांत है। वहां से जो नदियां निकल रही हैं उनको बेटियां बताया गया है और वो आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, जंगलों से होती हुई, घाटी पर से होती हुई, हरी भरी घाटियों से, समतली भाग से होती हुई, और जो हिमालय है वो बिल्कुल शांत खड़े हैं वहां। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। सिंधु नदी है वो पंजाब प्रांत से बहते हुए सागर में मिलती है और ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। तो ये जो छोटी बड़ी सारी जो नदियों के बारे में बताया गया है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में, महानद क्या है? जो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बने हैं, समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए, दयालु हिमालय क्या? हिमालय पर जब बर्फ गिरती है तो जब वो बर्फ पिघलती है बूंद बूंद करके पानी से, तो पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठी होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। जब बर्फ गिरती है हिमालय पर और जब वो बर्फ पिघलती है तो उसे हिमालय का दिल कहा गया है कि हिमालय की बर्फ पिघलकर बूंद बूंद से इकट्ठी होकर नदियों का रूप लेकर, छोटी बड़ी नदियों का रूप लेकर और इन महानदों के रूप में फिर समुद्र में जाकर आखिर में मिलती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक कह रहे हैं कि वह समुद्र, सागर जहाँ पर वो नदियां जाकर मिलती हैं, वो कितना सौभाग्यशाली है कि जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। आखिर में नदियां कहाँ जाती हैं? पहाड़ों से निकलती हुई सागर में ही तो जाकर मिलती है ना। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कह रहे हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके मन में शायद ही ये ख्याल आया होगा कि बूढ़े हिमालय की गोद में नदियां बच्चियां बनकर कैसे खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कह रहे हैं कि माँ बाप की गोद में
कर बड़ी होने वाली बालिकाओं का, बालिकाएं किनको कहा गया है? नदियों को। जब रूप पहाड़ी आदमी क्या है? जो उसी एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ों पर ही रहते हैं, उनके लिए शायद इतना आकर्षक ना हो, क्योंकि वो रोज ही इन्हें देखते हैं, उनके लिए ये रोज ही देखने वाली चीज लगती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लुभावना लगा, बड़ा ही अच्छा प्रतीत हुआ कि उन्होंने उसको क्या कहा फिर? हिमालय को ससुर, किसका ससुर बना दिया? समुद्र का। क्योंकि नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो समुद्र को हिमालय का दामाद कहा गया है। नदियों का पति बता दिया है समुद्र को लेखक ने, और फिर हिमालय का दामाद कौन हुआ? समुद्र, और समुद्र के ससुर को हिमालय बताया गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये कहने में भी कोई झिझक नहीं हो रही कि हिमालय ससुर है और समुद्र उनका दामाद है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेज एक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं।